2007 और 2008 के क्राइसिस के बाद एक बात सब लोगों को दुनिया भर के शेयर बाजारों के बारे में पता लग गई थी कि यहां पर बहुत सारी धंधली होती है, कॉन्स्पिरेसी होती है, शेयर्स को रिग किया जाता है, शेयर्स को बेचा जाता है, काफी सारी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं। और ऑडिटर्स के पास जब तक ये सारी चीजें पहुंचती है, रेगुलेटर्स के पास जब तक ये चीजें पहुंचती है, काफी देर हो चुकी होती है। पर ये चीजें आज की दिन में भी, आज भी हमारे शेयर बाजार में, विदेश के शेयर बाजार में काफी ज्यादा रैंपेंट है, उल्टा और ज्यादा बढ़ चुके हैं। इसी घटनाओं के बीच में एक ट्रेडर काफी ज्यादा सुर्खियों में रह चुके हैं और काफी ज्यादा रूल्स ब्रेक भी कर चुके हैं, और वो कोई और नहीं, वो है स्टीव कोहेन, जिन्होंने वॉल स्ट्रीट में लाख नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों रुपए कमाए हैं। बट वो कमाए हैं बाय किलिंग द स्टॉक मार्केट। सो कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू होती है कि राज राजा रत्नम, जो कि वॉल स्ट्रीट में एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम होते हैं, 2008 के लेमन क्राइसिस के मिड के बीच में इनके ऊपर काफी सारी कार्यवाही चलने लग जाती है। उस समय यूएस के जो फेडरल एजेंट्स होते हैं वो राज राजा रत्नम को धूल चटाने पर लगे रहते हैं कि भाई हमको ना एक एग्जाम्पल सेट करना है कि अगर कोई इनसाइडर ट्रेडिंग करता है, आसानी से निकल नहीं सकता, फंस जाएगा, हम कभी ना कभी उनको पकड़ लेंगे। जो इन्वेस्टिगेशन हो रही थी इसके दौरान फेडरल एजेंट्स काफी बड़े बड़े ट्रेडर्स को इंटरव्यूज कर रहे थे, जानने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं उनका इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, उनका क्या कहना है राज के बारे में। लेकिन एक बहुत हैरान कर देने वाली बात हर बार सामने आ रही थी। जितने भी कॉन्वर्सेशंस कर रहे थे, जितने भी लोगों से बात कर रहे थे जहां पर कंपनीज के शेयर्स को रिग किया गया था, वहां पर इनसाइडर ट्रेडिंग में हमेशा एक नाम बार बार उठ के आ रहा था, और वो कोई और नहीं था, वो था स्टीव कोहेन। जिसपे कि ये जो एजेंट्स थे ये बार बार सोच रहे थे कि यार ऐसा क्या है, ये स्टीव कोहेन का नाम इतने बार अक्सर क्यों आ रहा है इन सारी चीजों पे, और ये उनको हैरान कर रहा था। स्टीव कोहेन आखिर था कौन, है कौन? तो चलिए समझते हैं ये स्टीव कोहेन की कहानी क्या थी। शुरुआत से अगर देखा जाए तो 1956 में जन्मे स्टीव एक मिडिल क्लास फैमिली में लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क में पैदा हुए थे। जी हाँ, वहां पर पैदा हुए थे, और एक मिडिल क्लास फैमिली से थे, तो बहुत सारा पैसा तो नहीं था, लेकिन पैसे कमाने की चाह जरूर थी। बचपन से ही काफी ज्यादा फाइनेंस से फैसिनेटेड रहते थे स्टीव, तो पढ़ने में भी होशियार थे काफी ज्यादा। और स्टीव को एडमिशन मिला था वॉर्टन स्कूल, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ फिलाडेल्फिया में रहती है। मैं प्रोनाउंस थोड़ा शायद उल्टा पुल्टा करूं, बट समझ जाइएगा, हम लोग देसी लोग हैं। वहां पर जब वो गए तो वो हर दिन सुबह वॉल स्ट्रीट जर्नल पढ़ते थे कि यार अपना बिजनेस एक्यूमेंट बढ़ाना है, बिजनेस नॉलेज बढ़ाना है। और टैलेंटेड तो वो काफी थे, और पैसे कमाने की तलब उनको स्टार्टिंग से थी। इसलिए वो वहां पर वॉर्टन में जाने के बाद दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें करते थे। पहली, वो पोकर खेलते थे, जिसमें अपने दोस्तों को हराते भी थे और बहुत सारा पैसा कमाते थे। और उसके साथ साथ वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज करते थे, और वो था अभिषेक करके वीडियोस को लाइक करते थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर इस वीडियो में 20,000 से ज्यादा लाइक्स नहीं आएंगे तो अभिषेक कर अगला केस स्टडी नहीं लाएगा। तो अभी तक नहीं किया तो आप भी कर लीजिए। तो स्टीव कोहेन बहुत ज्यादा स्पेक्यूलेशन में बिलीव करते थे, लेकिन एक समय आ गया जब उनको लगता था कि यार ये जितना भी मैं स्पेक्यूलेशन गैम्बलिंग कर रहा हूं, इससे मेरा जी नहीं भरेगा, तो मुझे कुछ और बड़ा करना पड़ेगा। उनके एस्पिरेशंस बहुत बड़े थे, एम्बिशंस बहुत बड़े थे, और इसलिए 1978 में जब कोहेन 21 साल के थे, जब वो ग्रेजुएट हुए, तो ग्रंटल नाम की एक कंपनी, जो कि न्यूयॉर्क में स्थित एक ब्रोकरेज कंपनी, उसमें काम करने लग गए। ग्रंटल का नाम ऑलरेडी काफी बदनाम था, सुनने में आता था, सुर्खियों में आता था कि ये बहुत गलत चीजें करते हैं, क्लाइंट्स का नुकसान करते हैं, काफी सारी चीजें। स्ट्रीट स्मार्ट लोग काफी रहते थे, लेकिन ये व्यक्ति वहां पर गया। उनके स्किल्स उन्होंने डेवलप किए, और इतने अच्छे डेवलप किए कि पहले दिन ही जब वो ग्रंटल में गए थे, उन्होंने 3 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया। जी हाँ, 3 लाख रुपए 1978 में, मेरे दोस्त, एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। कोहेन ने अपने स्किल्स को इतना ज्यादा हॉर्न किया, इतना अच्छा इंप्रूव किया कि आने वाले कुछ समय में उन्होंने 60 से लेकर 80 करोड़ रुपए तक के प्रॉफिट वॉल स्ट्रीट में कमा के गए, जो इससे पहले किसी भी ट्रेडर ने इतने कम समय में नहीं किए थे। और इसलिए पूरे शेयर बाजार में एक डाउट की लहर चलती थी कि भाई इसके पास आखिर ऐसा है क्या, क्यों इतना सारा वो प्रॉफिट बना पा रहा है। एक चीज क्लियर थी कि ऑप्शन ट्रेडर है, लेकिन ऐसे कैसे ऑप्शन ट्रेड कर रहा है, ऐसे कैसे इसके मैक्सिमम ट्रेड सही जा रहे, ये लोगों को सोचने पे मजबूर कर रहे थे। और ज्यादा देर हुई नहीं थी जब 1985 में SEC, जो कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन, वहां की जो रेगुलेटर है, उनकी नजर में ये चीज आ गई। विदेश की रेगुलेटर आप समझ जाओ, जैसे हमारे इधर बेबी है वैसे वहां पर SEC है, तो ये उनकी नजर पे आ गई। कोहेन भाई के तो भाई दो चीजें उन्होंने हमेशा बना के रखी थी कि भाई ऑप्शन ट्रेड करना और अपने आप को कोशिश करना है जितना हो सके अपन लो प्रोफाइल पर है। लेकिन
उन्होंने दो इंपॉर्टेंट गलतियां यहां पर कर दी। पहली चीज, वो इनसाइडर ट्रेडिंग तो कर रहे थे, तो जो प्रॉफिट बन रहे थे वो इनसाइडर ट्रेडिंग से बन रहे थे और इसी के लिए एसईसी को जस्टिफिकेशन चाहिए था। कोहेन जी के जब ट्रांजैक्शंस को रेगुलेटर ने मॉनिटर करने की कोशिश करी तो पता लगा इसमें तो बहुत ज्यादा गड़बड़ है। इन्होंने तो सारे ट्रेड्स, ऑलमोस्ट 70% ट्रेड्स अपने गट फीलिंग और इनसाइडर ट्रेडिंग से लिए। और दूसरी गलती, इन्होंने अभिषेक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन क्लिक नहीं किया। असल में कोहेन जी एग्जैक्टली कर क्या रहे थे मैं बताता हूं। एक इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी थी जिसका नाम था आरसीए। आरसीए का टेकओवर होने वाला था जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा। ये बहुत बड़ी जनरल इलेक्ट्रिक आप सभी को पता है, विदेश की बहुत बड़ी कंपनी है, तो इसका टेकओवर होने वाला था। तो ये टेकओवर होने से पहले इनको खबर इंटरनल मैनेजमेंट से मिल गई थी और ये ट्रक भर भर के आरसीए के शेयर्स ले रहे थे। और जब आरसीए के शेयर्स ऊपर गए, इन्होंने इतना ब्लाइंड बेट मारा था कि इनके पास 140 करोड़ रुपए का मुनाफा हो गया, 140 करोड़ का मुनाफा, जिसका ना तो उन्होंने स्क्रीनशॉट ट्विटर पे डाला, ना सेंसिबल बाय वेरीफाइड उन्होंने करा। इसलिए हम मानेंगे कि ये फेक था, ये रियल नहीं था। हालांकि इस केस में बाद में कोहेन जी के जो लॉयर्स थे वो काफी स्ट्रांग थे, उनको काफी अच्छा पैसा दिया गया था, तो इस चीज से तो उनको निकाल दिया गया था। लेकिन कोहेन जी को यहां पे तो क्लीन चिट मिल गया, लेकिन क्या आगे चल के इनको क्लीन चिट हमेशा मिलेगा, ये चीज जानना बड़ी दिलचस्प होगी। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 14 साल की कड़ी मेहनत, इनसाइडर इंफॉर्मेशन, अपने नेटवर्क के थ्रू कोहेन धीरे धीरे एक छोटे ट्रेडर से एक बड़े ट्रेडर का नाम, एक दर्जा कमा चुके थे। काफी एम्बिशियस थे, लेकिन अब उनके एम्बिशन इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि उनकी संतुष्टि मिलियन से नहीं होने वाली थी। उनको थाउजेंड्स डॉलर्स, मिलियन डॉलर्स नहीं, उनको बिलियंस एंड बिलियंस कमाने थे। और इसका एक ही तरीका था, अगर वो अपनी खुद की फंड हाउस खोलते, अपना खुद का ट्रेडिंग करते। इससे पहले वो ग्रंटल में करते थे, ग्रंटल के साथ तो उन्होंने कमीशन अच्छे कमा लिए। लेकिन 1992 ये वो समय था जब कोहेन ने एक लीप ऑफ फेथ लिया और एक कंपनी फॉर्म करी, और उस कंपनी का नाम था SAC कैपिटल एडवाइजर्स। और ये SAC का नाम कहां से आया? इन्हीं के नाम का इनिशियल्स है, स्टीव कोहेन, उनके नाम के इनिशियल से उन्होंने ये चीज बनाई। कोहेन ने 170 करोड़ के AUM से इसकी शुरुआत कर दी और 9 लोगों के साथ उन्होंने जोर शोर से फंड मैनेजमेंट का काम शुरू किया। AUM का अर्थ बाय द वे मैं बता दूं, एसेट अंडर मैनेजमेंट होता है। जब भी कोई बड़ी फंड हाउस, हेज फंड या फिर म्यूचुअल फंड कंपनी लोगों से पैसे लेती है तो वो उसको डालती है इक्विटीज में, या तो फिर बॉन्ड्स में, या तो रियल एस्टेट में, या फिर ऑल्टरनेट एसेट्स में। जब भी ये डालती है तो टोटल जो इसका वर्थ निकलता है वो किसी भी कंपनी का AUM निकलता है, AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट। सो चलते हैं वापस कोहेन के पास। कोहेन की स्पीड इतनी तेजी से बढ़ने लग गई थी, इतने तेजी से वो प्रॉफिट कर रहे थे, जो पूरे शेयर बाजार को हिला के रख रहे थे। लोग बात कर रहे थे, ब्रोकिंग हाउस बात कर रहे थे, ये कर कैसे रहा है। लेकिन आप लोगों को बता दूं कि कोहेन की स्पीड इतनी तगड़ी थी, 3 साल में उन्होंने अपनी कंपनी के एसेट्स को 170 करोड़ से पूरे 800 करोड़ पे लाके खड़ा कर दिया। इतना ही नहीं, इसके बाद हर 2 साल में SAC कैपिटल का जो AUM था, बिकॉज उनके प्रॉफिट्स इतने अच्छे हो रहे थे प्लस नया फंड आ रहा था, वो डबल होने लग गए। और 1999 में आप जान के हैरान हो जाओगे, इसका टोटल कैपिटल 8000 करोड़ हो गया। 8000 करोड़ का पूरा AUM एक छोटे 170 करोड़ से 8000 करोड़ विद इन फ्यू ईयर्स कर लिया। सवाल शेयर बाजार में आज भी उठ रहे हैं कि भैया कोहेन ने ऐसा कैसे कर लिया, इतना कम समय में इतना ज्यादा पैसा कैसे कर लिया। वेल, जवाब सिंपल है, कोहेन ने अपनी पूरी नींव इनसाइडर इंफॉर्मेशन से रखी। लेट 90s तक ये सिलसिला पूरी तरीके से चलता रहा और कोहेन भाई साहब को लगा कि यार अपनी तो सारी चीजें सेट है, अपन को कोई भी नहीं रोक सकता, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। लेकिन अभी तो कहानी में ट्विस्ट आना बाकी है। SAC ने अपना नेटवर्क बढ़ा लिया था, सब कुछ बढ़ा लिया था, बट एक एरा आ चुका था, कंप्यूटर्स का एरा। और अब यहां पर बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आने लग गई थी। अब हर चीज मॉनिटर हो सकती थी, कौन सा स्टॉक ऊपर जा रहा है, कौन सा स्टॉक नीचे जा रहा है। पहले लोगों को पता नहीं रहता था कि कौन बाय कर रहा है, कौन सेल कर रहा है, किसके पास कौन सा शेयर है, किसके पास कौन सा शेयर नहीं है। लेकिन अब सारी एंट्रीज, एग्जिट, क्वांटिटीज, ये सारी चीजें ना लोगों को पता लगने लग गई थी बिकॉज ऑफ कंप्यूटर। और इसलिए कोहेन ने अपने आप से सवाल पूछा कि यार अब मुझे नॉर्मल ट्रेडर्स हायर नहीं करने पड़ेंगे, मुझे एक लेवल ऊपर जाना पड़ेगा। लेकिन अब ये सारी चीजें इतनी आसान नहीं होगी, इसके लिए चाहिए होगी स्पेशल नॉलेज। एंड बाय द वे, इस तरह के स्पेशल वीडियोस के लाइक अभी तक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। तो इसमें उन्होंने अपने क्राइटेरिया कुछ इस प्रकार से रखे कि अगर आप एक ऐसे ट्रेडर हो जिसके 300 मीटर के रेंज के अंदर किसी कंपनी के, बड़ी कंपनी का प्रेसिडेंट, जो लिस्टेड कंपनी है, वो रहता है, तो आपका बेसिकली आपका पड़ोसी है,
तो आपके एसएसी कैपिटल में सिलेक्ट होने के चांसेस ज्यादा, या फिर अगर आप हिस्टोरिकली रेगुलेटर के साथ काम करते थे उसके बाद वहां से रिजाइन कर दिया है तो आपको 4 गुना पैकेज में यहां पर लिया जाएगा क्योंकि आपको रेगुलेशंस के बारे में पता है। सो बेसिकली अब एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया जा रहा था जिसमें कंपनी के ओनर्स, मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स, जितने कंपनी के बड़े बड़े की प्रोफेशनल्स, इन सब से नेटवर्क बनाया जा सके। ऐसे ट्रेडर्स लेके आओ ताकि इस कनेक्शन से केवल एक ही चीज हो, प्रॉफिट, प्रॉफिट और प्रॉफिट। और फिर आया 2000 मिड का समय, 2005, 2006 इस तरह के समय आने लगे और वहां पर कोहन अभी तक दुनिया का वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन्स बन चुका था। उनकी पर्सनल नेटवर्थ $10 बिलियन के भी ऊपर जा चुकी थी। जरा कमेंट्स में बताना INR में ये कितना होता है, रुपये में थोड़ा कन्वर्ट करके बताना तो $10 बिलियन कितना होता है। तो स्टीव कोहन बहुत ही बढ़िया चल रहा था, बहुत ज्यादा पैसा चल रहे थे और बहुत ही तगड़े तरीके से पैसे को अरेंज करे थे। और ये ना काफी कॉमन फिनोमिनन है, काफी सारे ऐसे बड़े ट्रेडर्स है, काफी बड़े इन्वेस्टर्स है जो इस तरह के पैसे बनाते हैं। वैसे आप लोग और थोड़ा जानना चाहते हो उनके बारे में तो हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है इंस्पायरिंग ट्रेडर्स करके, जाके चेकआउट कीजिए। इस तरह की और बेहतरीन चीजें वहां पर आपको मिलेंगी। चलते हैं वापस कोहन की कड़ी के पास। अब कोहन बड़ी बड़ी चीजें करने लग गया था बिकॉज अब पैसा बहुत ज्यादा आ गया था। तो यॉट खरीद रहे हैं, प्राइवेट जेट खरीद रहे हैं, बड़े बड़े घर खरीद रहे हैं, लेकिन कोहन बहुत सारे लोगों की आंखों में खटक रहा था क्योंकि उनसे पुराने जो प्लेयर्स थे वो इतना नहीं कमा पा रहे थे, प्लस एसएससी को पहले से डाउट था। फिर आया समय 2006 का, 2006, जब एसएससी के ऑफिस में आता है एक नोटिस। एसएससी मतलब हमारे कोहन भाई साहब के ऑफिस में, और ये आता है भाई उन पे एलिगेशन लगा है कि तुमने मैन्युपुलेट करा है एक शेयर, और उस स्टॉक का नाम है बायोवेल जो कि एक कैनेडियन ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है। उसके साथ साथ फेयरफैक्स जो कि एक कैनेडियन इंश्योरेंस कंपनी होती है। तो दोनों में इनसाइडर इंफॉर्मेशन, इनसाइडर ट्रेडिंग के एलिगेशंस लग चुके हैं इन पे। बेसिकली इन कंपनीज ने एलिगेशंस एसएससी को सबमिट किए थे कि भाई साहब हमारे नाम पे ना फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट्स फैलाए गए हैं, फॉल्स मैसेजेस फैलाए गए हैं, जिसके कारण हमारे कंपनी के शेयर्स गिर गए हैं, हमारे नेटवर्थ को बहुत ज्यादा घाटा हुआ है, हमको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और ये सारी की सारी चीजें करतूतें एसएससी कैपिटल वालों ने करी। इनफैक्ट इतनी नेगेटिविटी फैला दी, इतनी नेगेटिविटी फैला दी, इतनी खतरनाक तरीके से कि रातों रात फोन आते थे कंपनी के प्रेसिडेंट को। वो ये कहते थे तुम्हारी कंपनी डूब जाएगी, तुम्हारी कंपनी तो एनरॉन जैसी हो जाएगी। हमने एनरॉन पे एक वीडियो बनाया है, लेकिन एक अच्छा सा प्रॉपर वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में बता दीजिएगा। तो एनरॉन जैसी हो जाएगी, हवाले निकल जाएंगे, तुम्हारी कंपनी फर्जी है, तुम फ्रॉड हो। मतलब मेंटल टॉर्चरिंग शुरू हो चुकी थी। शेडी कल्चर तो ऑलरेडी था ही, इनसाइड इंफॉर्मेशन तो जा ही रहा था, लेकिन ये सारी चीजें थोड़ा सा कंसर्निंग हो रही थी। ये एक्विजिशंस, ये आरोप का सिलसिला ठंडा तो हो गया, लेकिन एक चीज ठंडी नहीं हुई थी, वो थी एसएससी के मैनेजर्स के ऊपर निगरानी रखी जा रही थी। रेगुलेटर अभी भी निगरानी रखना चाहते थे, वो जानना चाहते थे कि एग्जैक्टली ये लोग कैसे पैसे कमा रहे हैं, क्या गलत काम कर रहे हैं, किस प्रकार से ये सारी चीज हो रही है, आज भी उनको जानना था। हर वर्ष यूएसए में ऑलमोस्ट 50 लाख लोगों को अल्जाइमर डिजीज होता है, जिनमें से काफी सारे लोगों की पूरी तरीके से याददाश्त चली जाती है। और इसी के इफेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए कोई ड्रग अगर कोई भी निकालता तो वो ऑब्वियसली बहुत ही तगड़े तरीके से ग्रो करता, वो फार्मा कंपनी बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू कमाती। और यही वाली चीज हो रही थी। मैथ्यू भाई साहब, जो कि पूरा नाम था उनका मैथ्यू माराटोमा, जो कि एसएससी के एक बहुत बड़े ट्रेडर थे, वो इस ड्रग पे नजर रख रहे थे। वो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो गए। एक ड्रग निकल रहा था जिसका नाम था बप्पी लहरी वाला नहीं, नॉर्मल बप्पी। और इनको लग रहा था कि यार ये ड्रग एक बार निकल गया, जो कंपनी निकाल रही है, तो फिर तो तबाही हो सकती है। तो मैथ्यू ने डॉक्टर सिंडी फिल्मन, जो कि इस बप्पी पे काम कर रहे थे, उसको डेवलप करने पे थे, उसकी कमिटी पे बैठे हुए थे, उनके साथ संबंध बनाने शुरू किए, उनसे बात करना शुरू करी और एक कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट भी साइन कर लिया कि आप जो भी मुझे बता रहे हो ये पब्लिकली कभी रिवील नहीं होगा, आप किसी को नहीं बताओगे कि हमारी कभी बात हुई। और उस तरह का एग्रीमेंट कर लिया जो कि काफी लॉफुल था। अब भाई साहब मैथ्यू को तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ रही है कि ये ऐसा है, वो ऐसा है। 2 घंटे तक फोन पे एक तगड़ी बात हुई एक अननोन नंबर से, और बप्पी के जो ट्रायल्स होने वाले थे, बप्पी जो मेडिसिन आने वाला था उसके जो ट्रायल्स होने वाले थे, उसके बारे में डॉक्टर साहब ने मैथ्यू को बहुत सारी चीजें बता दी थी। अब ये सारी चीजें सप्लाई हुई एसएससी कैपिटल को, और आप सोच के हैरान हो जाओगे कि टोटल 600 करोड़ का प्रॉफिट लॉन्ग करके इस पे बनाया गया। लेकिन ये तो उन्होंने लॉन्ग करके बनाया, लेकिन अब उससे ज्यादा शॉक हो जाओगे कि इसी स्टॉक को इन्होंने शॉर्ट करके फिर पैसा बनाया। बिकॉज अचानक से मैथ्यू ने सोचा कि ये ड्रग तो केवल
50 लाख लोग यूएस में है तो उन्हीं को कैटर करेगा, जरूरी नहीं है सबके सब ले। प्लस इन्होंने जब ट्रायल्स के बारे में वापस इंफॉर्मेशन ली तो उनको पता लगा कि यार ट्रायल्स तो सही चल नहीं रहे। तो क्वार्टर रिजल्ट आने से पहले इन्हें कोहेन भाई साहब जो कि उनके लीडर थे, ओनर थे, उनको कहा कि यार ऐसा ऐसा चीज है, हमको कुछ करना चाहिए। सो जुलाई 20 को धीरे धीरे इन्होंने अपने स्टॉक को डंप करा और एक बार में शॉर्ट पोजीशंस बना ली। रियलिटी ये थी कि बप्पी के रिजल्ट्स इनके पास लीक हो चुके थे, इनसाइडर इंफॉर्मेशन आ चुकी थी और इस पूरे शॉर्ट ट्रेड से पूरे 1800 करोड़ रुपीस कमाएगा, 1800 करोड़। आप देख रहे दोस्तों ये इनसाइडर ट्रेडिंग का दलदल कितना बड़ा है। किस प्रकार से आप लोग सोचते हो कि यार न्यूज आने के बाद स्टॉक क्यों गिर रहा है, न्यूज आने के बाद अच्छे रिजल्ट्स में स्टॉक क्यों गिर रहा है, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन पहले से इनसाइडर्स को रहती है। इनसाइडर ट्रेडिंग दलाल स्ट्रीट में भी काफी ज्यादा होती है। अगर आपको चाहिए कि मैं उस पर भी और स्पेसिफिक वीडियोस बनाऊं तो कमेंट्स में सुपर लिख दीजिएगा, जितने ज्यादा सुपर दिखेंगे उतने जल्दी सुपर सा वो वीडियो आ जाएगा। चलते 2009 में एफबीआई की इन्वेस्टिगेशन चालू हो गई। एसएसी की बिजनेस प्रैक्टिसेस पे जोर शोर से पड़ गई, बिकॉज काफी सालों से भैया 90s से पड़े हुए इनके पीछे, इनके खिलाफ कोई इंफॉर्मेशन नहीं निकल रही और ये बहुत तगड़े तरीके से धंधली कर रहे हैं। तो इस बार सीरियसनेस आ चुकी है कि हमको कुछ भी करके इनको पकड़ना है। उंगलियां काफी ज्यादा उठने लग गई हैं कोहेन के ऊपर, बिकॉज इनने पूरा एम्पायर इनसाइडर ट्रेडिंग में करना शुरू कर दिया है। लेकिन ये इंटरव्यूज जब शुरू हुए, जब रेगुलेटर ने आके इंटरव्यू करना शुरू किया तो पहले जूनियर ट्रेडर्स को शुरू किया, बिकॉज जूनियर ट्रेडर्स वल्नरेबल होते हैं, उनको आराम से एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। धीरे 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 ऊपर के रैंक में और फाइनली वो कोहेन तक जाने वाले थे। एफबीआई तक पूछताछ करने पे लग गई। मतलब आप सोचो कितना ज्यादा आउट ऑफ प्रोपोर्शन ये सारी चीजें चले गई थी कि एफबीआई को इन सारी चीजों में आना पड़ा। एफबीआई ये पता लगाने की कोशिश करने लग गई है कि ये किस कारण से कैसे कर रहे हैं इनसाइडर ट्रेडिंग, और उन्हीं की तलाश में उनके हाथ लगता है एक ट्रेडर जिसका नाम है जॉनथन हॉलैंडर। एल्बर्ट स्टोन्स करके, एल्बर्ट स्टोन्स आई थिंक सो मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूं, नाम के एक सुपरमार्केट की चेन थी। वहां पर उनका एक दोस्त था जो उनको सारे स्टॉक मार्केट के प्राइसेस के बारे में बताता रहता था, क्या कंटेंट आ रहा है, कितना मटेरियल आ रहा है, क्या जा रहा है, कैसे जा रहा है। तो बेसिकली क्या हो गया कि ये जनाब ने अपने दोस्त से बात करी और कुछ पोजीशंस बनाए वहां पे, और हैरानी की बात है तगड़ा प्रॉफिट बनाया था, कुछ 50-60 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बनाया। क्वार्टर रिजल्ट्स के पहले इनको सारा इंफॉर्मेशन मिल गया था। मंथली ट्रेड ऑडिट्स जब करने शुरू हुए तो कोहेन के हर ट्रेडर पे एक नजर रखा जा रहा था, लेकिन कोहेन अभी तक नहीं फंसा। पता है क्यों? बिकॉज कोहेन ने ना एक सिस्टम बना लिया था। कोहेन ने ये सिस्टम बनाया था अपने कंपनी में कि मंथली ट्रेड ऑडिट्स होंगे इंटरनली अपने कंपनी में। कोहेन ने हर ट्रेडर को कहा था, जो उसको पता था कि सबके सब इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए उसने ये कहा था कि जो भी ट्रेड तुम पंच करते हो, ट्रेड खत्म होने के बाद उसको खुद तुमको रैंक करना है आउट ऑफ 10, 1 to 10, और सामने लॉजिक पूरा लिखना है कि क्या टेक्निकल लगाया, क्या फंडामेंटल की ब्रेकआउट मिला, वॉल्यूम ब्रेकआउट मिला, फंडामेंटल लगा, एल्गो ने ये बोला। इस तरह से वो पहले से प्रीडेटेड रिकॉर्ड बना के अपने पास बुलवा लेता था, ताकि कल को अगर इस पे इन्वेस्टिगेशन हो तो ये प्रूफ दिखा दे कि भैया हमारे ट्रेडर्स ने तो कुछ किया ही नहीं, ये देख लो हमारे ट्रेडर्स ने तो टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे किया था। और बेसिकली ये ट्रेड खत्म होने के बाद ये लोग ये रिपोर्ट भेजते थे। तो हिंट साइड पे तो आप कुछ भी बना लो, जैसे यूट्यूब पे नहीं बनाते हैं पोस्ट मार्केट, मतलब रिपोर्ट बता दिया, मार्केट हो गया उसके बाद सब बता रहे हैं, तो वह उस तरह का नहीं किया। तो देख रहे हैं कितने शातिर थे ये सारे लोग। आप भी शातिर हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो अब एफबीआई के साथ साथ एसईसी भी अड़ी हुई है इनके पीछे, और नवंबर 19, 2010 में एक बहुत बड़ी घटना हो जाती है। वॉल स्ट्रीट जर्नल, जो कि एक बहुत ही विख्यात जर्नल है विदेश में, वहां पर आर्टिकल छप जाता है कि एसएसी के पीछे एफबीआई और वहां की एसईसी पड़ी है। एसएसी कैपिटल के पीछे एफबीआई एसएसी, और अब सबको लगता है बबल फूटने वाला है। पूरे इन्वेस्टिगेशन पूरे हेज फंड की दुनिया को हिला देती है, हर जगह मच जाता है कि यार अब तो फंस गए, अब तो कुछ नहीं हो सकता है। और फिर मई 2011 में मैथ्यू और डॉक्टर सिडनी, जिन्होंने वो फार्मा कंपनी में पैसा बनाया था, उसको यूएस अथॉरिटीज जो रहती है वो अपने हिट लिस्ट में लेके आती है कि भैया इनने कुछ गड़बड़ किया है, इनको रडार पे लेके आओ, इनको पकड़ना पड़ेगा। किसी प्रकार से यहाँ से सीक्रेट लीक हुई है, इंफॉर्मेशन लीक हुई है, इनको कुछ भी करके पकड़ना पड़ेगा। इसी के साथ साथ इन्वेस्टिगेशन से ये भी पता चलने लग गया कि भैया ये जो मैथ्यू साहब है, मैथ्यू माराटोमा, जिन्होंने ये फार्मा वाला डील किया था, इन्होंने कोहन भाई साहब के साथ भी एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, जो कुछ देर पहले ही किया था, बिफोर दिस एक्टिविटी हैपन। इसका मतलब जब फार्मा के स्टॉक्स गिर रहे थे उसके पहले इन्होंने कोहन भाई साहब को जरूर से बताया था कि मेरे पास ये इनसाइडर इंफॉर्मेशन है, मैं ये ट्रेड करने वाला हूं, और कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था इनके बीच में, जिसके कारण
मैराटोमा भाई साहब कभी भी ये चीज बाहर रिवील नहीं कर सकते। धीरे धीरे सारे राज खुल रहे थे कि किस प्रकार से स्टीवन कोहेन का पूरे एम्पायर में उसके जो छोटे छोटे ट्रेडर्स है वो तक उसको इन्फॉर्मेशन सप्लाई करते हैं, जिसके कारण वो ऊपर जाता है। ये इन्फॉर्मेशन आ ही रही थी, एसईसी पीछे पड़ी, एफबीआई पीछे पड़ी, लेकिन वो एक बड़े कलंक के पीछे पड़े हुए थे, कोहेन के पीछे। फाइनली मैराटोमा मैथ्यू को तो हिरासत में ले गया, अरेस्ट किया गया, क्योंकि उसने कन्फेस कर दिया कि हाँ यार मैंने तो किया हुआ है इनसाइडर ट्रेडिंग, लेकिन उसने मांगा 5th अमेंडमेंट। बेसिकली वो अपने आप को प्रोटेक्शन के लिए मांग रहा था, जिसपे ये लोग हैरान थे। वो लोग सोच रहे थे कि अगर वो फोर्स कर रहे थे, तुम कोहेन का नाम ले लो, तुम कोहेन का नाम ले लो इन्वेस्टिगेशन में, कोहेन का नाम ले लोगे तो तुम्हारी जो सजा है वो कम हो जाएगी। वो लिटरली कम हो जाती, लेकिन वो सोच में पड़ गए कि यार ये अपनी सजा कम नहीं करा रहा और कोहेन का नाम ही नहीं लेने की कोशिश कर रहा, ऐसा क्यों? बाद में ऐसा र्यूमर्स है कि माना जाता है कि कोहेन शायद इनके सारे लीगल कॉस्ट बेयर कर रहे थे और काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू ये बेयर कर रहे थे कि भैया जो खर्चा होगा मैं तेरे को बचाऊंगा, इसलिए शायद ये नहीं कर रहे थे। लेकिन अगस्त 2012 में मैथ्यू मैराटोमा को अरेस्ट कर लिया गया, बिकॉज उसने एडमिट कर लिया था कि मैंने इनसाइडर ट्रेडिंग करी थी बप्पी के केस में। लेकिन उन्होंने कहीं पर भी कोहेन का नाम मेंशन नहीं किया, जिसपे ये एफबीआई, एसएसी सब हिल गए कि यार इतनी क्या लॉयल्टी है, क्यों नहीं तुम नाम ले रहे हो, एक बार नाम ले लोगे तो काम बन जाएगा। लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स पूरी तरीके से हिल गए थे। वहां कोहेन को पता लग गया था कि भैया तलवार की धार कभी भी उसके गर्दन तक आ सकती है, इसलिए 2013 में 2013 में वो खुद चले गया रेगुलेटर के पास और बोला मैं 3000 करोड़ की पेनल्टी डाल रहा हूं एसएसी कैपिटल के बिहाफ में अपने केस को सेटल करने के लिए। कोहेन को समझ में आ गया था कि शायद ज्यादा चूहे बिल्ली का खेल खेलने से कोई मतलब नहीं होगा, मैं सीधे इस प्रपोजल के साथ लेके जा सकता हूं। कंट्रोल हो जाती बात, यहीं पर बात दब जाती है। लेकिन एसएसी अब हार नहीं मानना चाहती थी, इतने साल से इसके पीछे पड़ी हुई थी, तो ये एक सजा देना चाहती थी, ये किसी भी तरह से एक एग्जाम्पल सेट करना चाहती थी दुनिया भर के सारे फंड मैनेजर्स पे कि बॉस अगर तुम हमसे पंगा लोगे तो तुम बच नहीं सकते हो, तुम कभी ना कभी फंस जाओगे। और वो अभी भी तलाश में थी एक एविडेंस मिल जाए जिससे इसको पकड़ा जाए, और ये एविडेंस उनको 2008 में मिला। 2008 में एक मेल जो कि माइक स्टीनबर्ग, जो कि एसएसी कैपिटल के एक बहुत बड़े ट्रेडर थे, उन्होंने अपने कंपनी के कंप्यूटर से डेल के बिजनेस फिगर्स, क्वार्टर रिजल्ट के मेल किए थे कोहेन को। बस फर्क इतना था कि ये बिजनेस रिजल्ट के पहले ही फिगर्स मेल कर दिए गए थे और वो एग्जैक्ट नंबर्स थे, डेल के कंप्यूटर से किए गए, और इसी ट्रेड से प्रॉफिट किया गया था 15 करोड़ का, 15 करोड़ का प्रॉफिट किया जा चुका था। एसईसी को जो एविडेंस की तलाश थी वो मिल गई थी। लेकिन आपको पता है कोहेन ने अपने लॉयर्स को इतना तगड़ा पैसा दिया, और उसके कोहेन के लॉयर्स इतने तगड़े थे कि इन्होंने कोर्ट में ये प्रूव कर दिया कि भाई कोहेन तो केवल 10% मेल पढ़ता है और उसने ये वाला मेल तो कभी पढ़ा ही नहीं। किसी तरह से एसईसी एक बड़ा एग्जाम्पल सेट करना चाहती थी, और इसलिए एसईसी ने सोचा अब इसको पकड़ के हम इससे बड़ी पेनल्टी मांगेंगे। और उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारे कंपनी से तो ट्रेड हुआ है ना, भले ही तुम कल्प्रिट नहीं हो, 7000 करोड़ की पेनल्टी भरो। बेसिकली वो चाहते थे कि किसी प्रकार से ये हार जाए। जब इतना बड़ा नंबर देंगे 7000 करोड़, अपने आप सामने वाला हार जाएगा। तो एसईसी को लगा कि अब तो ये झुक जाएगा, लेकिन कोहेन हारने वालों में से नहीं था। जब उन्होंने कोर्ट में ये चीज प्रूफ कर दी, जब बैठे बैठे कि भैया सिर्फ 10% मेल था, तो उसका बाल भी बाका नहीं हुआ। वहां उन्हीं के फेवर में ये चीज चले गई कि हाँ भैया उनने तो मेल पढ़ा ही नहीं था, तो ये ट्रेड हुआ ही नहीं। इतना ही नहीं, उसको मना किया गया कि अब तुम इसके ब्रांड के अंदर ट्रेड नहीं कर सकते हो। तो उन्होंने आगे चलकर कोहेन भाई साहब ने चालू कर दिया 0.72 एसेट मैनेजमेंट, और वहां से अभी तक जो 90 से लेकर 2000 तक जितना कमाया था ना, उससे भी कहीं गुना ज्यादा पैसा कमाया। सो देखा दोस्तों आपने कैसे एसएसी और एफबीआई दोनों को धूल चटा दी। आगे चलकर कोहेन भाई साहब ने गेमस्टॉक नामक एक कंपनी के एपिसोड में भी भाग लिया। अगर जानना चाहते हो उसके बारे में तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। 20,000 लाइक्स का हम टारगेट कर रहे हैं। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।